हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत की। इसके पहले भी हमने अधिगम के बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा कर ली थी। तो आज का जो मुख्य विषय है वो आपकी टॉलमैन की थ्योरी है और ये थ्योरी आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप अगर टीटी की परीक्षा दे रहे हैं या सुपर टेट की दे रहे हैं या सीटेट की दे रहे हैं या एजुकेशन सब्जेक्ट से आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, पीजीटी दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की शिक्षा शास्त्र विषय से, तो वहाँ पर इस थ्योरी का बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत ढंग से समझना चाहिए। ये आपका पार्ट 1 है क्योंकि ये थ्योरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी होता है। तो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और चीज़ों की चर्चा करेंगे, जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। तो आइए देखते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर टॉलमैन की जो थ्योरी थी, इन्होंने 1932 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इन्होंने जो 1932 में थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के एक मिले जुले रूप को स्पष्ट किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि ये व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक दोनों सिद्धांतों की चर्चा करते हैं और इसके कई नाम हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, साइन थ्योरी है, साइन लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, या साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट से क्या मतलब है? संगठित अथवा पूर्ण संरचना से। जो इसका गेस्टाल्ट का जो मीनिंग है वो है समग्र रूप, एज ए होल जिसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम देखिए, प्रत्याशा सिद्धांत या पर्पजिव सिद्धांत, उद्देश्य सिद्धांत, इस तरह के नामों से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर टॉलमैन ने जो है व्यवहारवादियों की तरह से व्यवहार को छोटी छोटी इकाइयों में ना बांटकर उसका समग्र रूप से अध्ययन करने पे बल दिया था। इसी को गेस्टाल्टवाद कहा गया था, एज ए होल। तो इस तरह से इन्होंने ये, अगर आपके ये किसी भी नाम से ये पूछा जाता है तो आपको समझ लेना है कि ये टॉलमैन थ्योरी की बात हो रही है। अब आगे देखिए, इसके कुछ इन्होंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए थे कि सीखने का अर्थ क्या होता है। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए थे। अपने सिद्धांत पे इन्होंने बताया कि प्राणी सीखने के दौरान उद्दीपक जो स्टिमुलस होते हैं, इनके बीच परस्पर उपयुक्त संबंधों को स्थापित करके सीखता है। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया कि एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार उद्दीपकों के मध्य एक अर्थपूर्ण संबंध बनाकर सीखता है। तो यहाँ पर देखिए, एक आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है, कॉग्निटिव मैप। तो पहला हो गया कि इन्होंने स्टिमुलस की बातें की। उसके बाद टॉलमैन के अनुसार जो चिन्ह संग्रहित करके बालक ने या कोई भी जीव है उसने अपने मन में एक नक्शा विकसित किया, एक मैप अपने अंदर डेवलप किया, उसे ही कॉग्निटिव मैप की संज्ञा दी गई। इस तरह से संज्ञानात्मक नक्शा, ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है कि कॉग्निटिव मैप किसकी थ्योरी से संबंधित है, तो आपको बताना है टॉलमैन की थ्योरी है। अब कॉग्निटिव मैप से मतलब क्या होता है? जैसे आप ऐसे समझिए कि आपको किसी के घर पहुंचना होता है, तो रास्ते में जितने भी पढ़ने वाले कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनको आप माइंड में ध्यान में रख के चलते हैं। जैसे हो सकता है कोई एक शॉप पड़ी हो, वो आपको नज़र में आ जाए और ये आपको ध्यान में आ गया कि हाँ, मैं जब उस रास्ते जा रहा था तो मुझे ये शॉप मिली थी, मुझे ये मेडिकल स्टोर मिला था और मुझे यहाँ से दाएं जाना है, फिर आगे बाएं जाना है। इस तरह से करते हुए आपका एक मैप माइंड में जो है डेवलप हो जाता है। तो इसी को जो है कॉग्निटिव मैप कहा उन्होंने। इसी नक्शे के विकास के बाद प्राणी किसी भी दिशा में पहुंचने में समर्थ हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक नक्शा किसी दी गई परिस्थिति में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सूचनाओं का एक मानसिक विवरण होता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में ऐसा बताया। अगर ये अगर ये नक्शा उसके माइंड में डेवलप हो गया तो वहाँ अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। लेकिन यदि उसके मार्ग में कोई रुकावट आ जाए तो क्या करता है, वो एक अल्टरनेट रूट खोज लेता है कि एक जो है वो एक वैकल्पिक मार्ग खोज लेगा कि हाँ, मतलब उसको लक्ष्य तक पहुंचना है, अब वो किसी भी रूट से जा सकता है। ठीक है।
तो एक तो ये हो गया कॉग्निटिव गैप। फिर देखिए मोलर वर्सेस मोलेकुलर अप्रोच, एकीकृत बनाम आणविक अभिगमन, है ना। इसमें क्या कहा इन्होंने, टॉलमैन के अनुसार किसी भी बालक का कोई भी व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे कि पहले थ्योरी में आपने देखा ना कि इसको पर्पजिव प्रिंसिपल भी कहा गया, उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत भी कहा गया। तो इसी तरह ये जो मोलर बिहेवियर, इसको मोलर बिहेवियर और एक था मोलिकुलर। तो इन्होंने जो ये बताया कि जो व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है उसे ही चवर्ण व्यवहार अथवा मोलर बिहेवियर कहा जाता है। तो मोलर बिहेवियर क्या हो गया, उद्देश्यपूर्ण होता है, सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होता है, और ये यांत्रिक अथवा रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए एकीकृत व्यवहार छोटे छोटे भागों अथवा मांसपेशी झटकों के रूप में ना होकर परिपूर्णता लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, मोलर अप्रोच कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होगा और अपने उद्देश्य को पाने में ये सफल होगा। नेक्स्ट आप देखिए प्लेस वर्सेस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने बताया कि टॉलमैन और उसकी जो टीम थी, इन्होंने एक प्रयोग में चूहे को 2 प्रवेश द्वार यानी एक टी शेप की भूल भुलैया में एक द्वार से उन्होंने प्रवेश कराया और फिर उसको दाएं मुड़कर भोजन प्राप्त करने की ट्रेनिंग दी। लेकिन फिर क्या किया, इन्होंने कुछ समय के पश्चात उसका रास्ता बदल दिया। तो इस प्रयोग में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर उसका द्वार हमने बदल भी दिया तो अब क्या था, अब वो बाएं मुड़कर भोजन उसने प्राप्त करने का प्रयास किया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि चूहे ने निश्चित स्थान पर पहुंचना सीखा था, ना कि कोई निश्चित अनुक्रिया करना सीखा था, है ना। तो यहाँ पर यही इन्होंने यहाँ पर बताया है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँचेगा, वो उसके लिए कोई भी प्रतिक्रिया कर सकता है, क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी कर सकता है, लक्ष्य तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर यही हो गया प्लेस वर्सेस रिस्पॉन्स लर्निंग। नेक्स्ट है मध्यवर्ती चरों का महत्व। अब ये क्या था, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसका भी पूछा गया है एग्ज़ाम में कि ये टर्म्स किस में यूज़ हुआ है, इसको किन ने दिया था, कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो टॉलमैन ने सबसे पहले इन चरों का प्रयोग किया था। मतलब हल की थ्योरी आई, हल ने इनसे प्रभावित होकर हल का जो प्रबलन का सिद्धांत था उसमें भी इन्होंने इसका जिक्र किया है, लेकिन टॉलमैन ने सबसे पहले किया था। तो हल ने इनसे प्रभावित होकर बाद में अपनी थ्योरी में इसका यूज़ किया था। अब इन्होंने कौन कौन से मध्यवर्ती चर लिए थे, जैसे वंशानुक्रम, पूर्व अधिगम, आयु, इन सभी मध्यवर्ती चरों के बारे में बताया था और स्पष्ट किया था कि ये जो मध्यवर्ती चर होते हैं ये प्राणी के व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और उसकी जो ये एज फैक्टर है या उसका जो प्रीवियस लर्निंग है ये सारे उसको इफ़ेक्ट डालते हैं। तो यही हुआ मध्यवर्ती चरों का महत्व। नेक्स्ट है पुरस्कार प्रत्याशा, या इसी को पुरस्कार को ही पुनर्बलन प्रत्याशा भी कहा गया। टॉलमैन के अनुसार किसी भी बालक में ये उम्मीद बन जाती है कि जब वो इस स्थान पर जाएगा या कोई भी अधिगम सीखेगा तो रिजल्ट के रूप में कुछ पाने की वो उम्मीद रखता है कि जब उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, अपना अधिगम पूरा कर लिया तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। इसे ही पुनर्बलन प्रत्याशा या पुरस्कार प्रत्याशा कहा। मतलब इसमें क्या है कि अधिगम व्यवहार को उद्देश्यपरक मानते हुए सीखते समय प्राणी अनुक्रिया केंद्रित न होकर लक्ष्य केंद्रित होता है। सीखते समय प्राणी अपने प्रयासों के प्रतिफल के रूप में कुछ पाने की प्रत्याशा रखता है कि उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। इसी को पुरस्कार प्रत्याशा या पुनर्बलन प्रत्याशा कहा गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए। आगे देखिए लुप्त अधिगम। अब लुप्त अधिगम मतलब लेटेंट लर्निंग, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से इस थ्योरी में जो है ना आपके 5-6 ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई हैं। अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा ना, उसमें भी बहुत सारे हैं। उसमें इन्होंने टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में बताया है, 6 टाइप्स हैं
उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा डिस्कस करने पे बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और फिर आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका लास्ट है लेटेंट लर्निंग, लुप्त अधिगम, या इसी को अव्यक्त अधिगम भी कहा जाता है। अव्यक्त अधिगम क्या है? वो अधिगम जो ये क्या है, काफ़ी समय तक सुप्तावस्था में रहता है, कि जिसका ये वो अधिगम है जिसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है और सीखने वाले के व्यवहार में भी इसका प्रभाव स्पष्टता नहीं दिखता है। ये मतलब छुपा हुआ है, इसमें तुरंत नहीं कुछ दिखाई देगा। इसको इन्होंने क्या किया था कि एक अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। इसको आप ऐसे समझिए कि जो लेटेंट लर्निंग है, तो इसमें इन्होंने टॉलमैन और उसके सहयोगियों ने एक प्रयोग किया था, जिसमें क्या किया था, इन्होंने अपने प्रयोग चूहों पे ही किए थे। तो इसमें इन्होंने चूहे के 3 समूह, चूहे के जो समूह थे उनको 3 भागों में विभक्त किया, और जो है भूल भुलैया में दौड़ने की इनको 17 दिन की ट्रेनिंग दी। अब 3 समूह में पहले समूह जो था उसको उन्होंने सदैव ही पुनर्बलन दिया, मतलब कुछ उन्होंने खाने को दिया होगा, इस तरह से पुनर्बलन, या जैसे हमने पढ़ा पुरस्कार, है ना। तो और दूसरा समूह था, उसको जब वो लक्ष्य पर पहुंच गया तब कभी भी पुनर्बलन नहीं दिया। मतलब सोचिए, पहले वाले को हमेशा दिया गया, दूसरा वाला अपने टारगेट पे पहुंच गया फिर भी उसको पुनर्बलन नहीं दिया गया, और तीसरे समूह को उसको 10 दिन तक कोई पुनर्बलन नहीं दिया गया, पर 11वें दिन लक्ष्य पर पहुंचने पर पुनर्बलन दिया गया। ठीक है। अब फिर इन सभी का ऑब्जर्वेशन लिया गया, तो देखा गया कि जिसको पहले जो कंडीशन थी, लगातार पुनर्बलन जिसको मिल रहा था, उसके परफॉर्मेंस में धीरे धीरे उन्नति हुई। अब दूसरी जो कैटेगरी थी उसमें पुनर्बलन जिसको नहीं दिया जा रहा था, उसके परफॉर्मेंस में थोड़ी उन्नति हुई। अब जो थर्ड वाला था, इसको 10 दिन तक तो कुछ नहीं दिया गया, 11वें दिन से दिया गया, तो इसके जो परफॉर्मेंस में 12वें दिन से उन्नति हुई, और इनका परफॉर्मेंस का लेवल लगातार जो पहले वाले थे उनके परफॉर्मेंस के बराबर हो गया। मतलब जो पहले जिनको कि बराबर पुनर्बलन दिया जा रहा था, तो उनके लेवल के बराबर ही था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधिगम की प्रक्रिया इन्होंने 10 दिन में सीख ली थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। वो दिखाई कब दी? जबकि पुनर्बलन जब 11वें दिन से उसको दिया गया तब उसकी प्रतिक्रिया दिखाई दी। तो यही हुआ, ये लुप्त अधिगम था। मतलब कि उसने अधिगम अपना सीख लिया था, तीसरे जो कैटेगरी के लोग चूहे थे, तो उन्होंने सीख लिया था, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये सुप्तावस्था में था। ठीक है। तो इस प्रकार के जो लुप्त अधिगम प्रदर्शन करने में सक्षम रहता है। अब टॉलमैन के जो लुप्त अधिगम संप्रत्यय के अनुसार कभी कभी अधिगम तो होता है, परंतु पुरस्कार अथवा पुनर्बलन न मिलने के कारण ऐसा अधिगम निष्पादन के रूप में अभिव्यक्त नहीं होता है। वही चीज़ जो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताई, ऑब्जर्व किया इनकी टीम ने, वही चीज़ बताई। वस्तुतः लुप्त अधिगम का संप्रत्यय इंगित करता है कि सीखने के लिए पुरस्कार या पुनर्बलन का होना अपरिहार्य नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमको मतलब इनकी थ्योरी में ये पता लगा कि लेटेंट लर्निंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि इसमें काफ़ी सारे टर्म्स को हमने समझ लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग की, जिसमें 6 टाइप्स हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।